नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में कहा, त्रिपुरा के छोटे किसानों की उपज किसान रेल द्वारा अगरतला से दिल्ली समेत देश के कई शहरों तक पहुंचा रही है। उधर मणिपुर में पीएम मोदी ने कहा, 11,000 करोड़ रुपए के ऑयल पाम मिशन से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, उत्तराखंड में पशुपालकों के द्वार पर ही मिलेगी पशुओं के उपचार सुविधा। केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 60 मोबाइल क्लिनिक एम्बुलेंस को दी मंजूरी। कहा, पशुपालन, मत्स्य पाल, कुक्कुट पालन से किसान कर सकते हैं आर्थिक स्थिति मजबूत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा कर कहा, शरबती गेहूं मध्य प्रदेश की है पहचान। कहा, कृषि निर्यात के लिए मिशन मोड में करें काम। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू। समय से बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों को चारा की भी हो रही थी दिक्कत। गेहूं की फसल और सेब बागबानी फलों के लिए भी इस बार का मौसम रहा नुकसानदायक। सेब की फसल के लिए 90 दिन से अधिक तक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान की होती है आवश्यकता। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर के दौरे पर हैं, जहां 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखेंगे। देखते हैं कि प्रधानमंत्री का कितना खास है ये पंजाब दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का करेंगे दौरा। पीएम 42,750 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अमृतसर ऊना खंड को 4 लेन में बदलना उनका मकसद है, शामिल है इसमें। और मुकेरिया तलवाड़ा नई बड़ी रेलवे लाइन, फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर भी इसमें शामिल रहेगा। पीएम कपूरथला और होशियारपुर में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस की आधारशिला भी रखेंगे। पंजाब के में 2 प्रमुख सड़क गलियारों की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रमुख धार्मिक केंद्रों तक पहुंच बढ़ाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने की दिशा में ये एक अहम कदम होगा। लगभग 39,500 करोड़ रुपए की कुल लागत से 669 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे होगा विकसित। यह दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा की यात्रा में लगने वाले समय को आधा कर देगा। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रमुख सिख धार्मिक स्थलों को आपस में भी जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को भी जोड़ेगा। 27 किलोमीटर लंबी एक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। पंजाब के 3 शहरों में नई चिकित्सा अवसंरचना की शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आइए अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अगरतला में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम में कहा कि त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर अच्छा काम हो रहा है। पाइन एप्पल हो, सुगंधित चावल हो, अदरक हो, हल्दी हो, मिर्च हो, इससे जुड़े किसानों के लिए देश और दुनिया में आज बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। त्रिपुरा में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी अच्छा काम हो रहा है। पाइनएप्पल हो, सुगंधित चावल हो, अदरक हो, हल्दी हो, मिर्च हो, इससे जुड़े किसानों के लिए देश और दुनिया में आज बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। त्रिपुरा के छोटे किसानों की ये उपज आज किसान रेल के द्वारा अगरतला से दिल्ली समेत देश के कई शहरों तक कम भाड़े में, कम समय में पहुंचा रहा। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट
जो बड़ा कार्गो सेंटर बन रहा है, इससे यहां के ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद विदेशी बाजारों तक भी आसानी से पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसान हों, महिलाएं हों या फिर वनोपज पर निर्भर हमारे जनजातीय साथी, आज इन्हें संगठित कर एक बड़ी ताकत बनाया जा रहा है। आज अगर त्रिपुरा पहली बार मूली बैम्बू कुकीज जैसे पैकेज्ड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसके पीछे त्रिपुरा की हमारी माताओं बहनों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज डबल इंजन की सरकार गांव हो, शहर हो, संपूर्ण और स्थायी विकास के लिए प्रयास कर रही है। खेती से लेकर वन उपज और सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर सभी क्षेत्रों में जो काम हो रहा है वो भी हमारी इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छोटे किसान हो, महिलाएं हो या फिर वनोपज पर निर्भर हमारे जनजातीय साथी, आज इन्हें संगठित कर एक बड़ी ताकत बनाया जा रहा है। आज अगर त्रिपुरा पहली बार मूली बैम्बू कुकीज जैसे पैकेज प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसके पीछे त्रिपुरा की हमारी माताओं बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प देने में भी त्रिपुरा एक अहम भूमिका निभा सकता है। यहां बने बांस के झाड़ू, बांस की बोतलें, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़ा बाजार देश में बन रहा है। इससे बांस के सामान के निर्माण में हजारों साथियों को रोजगार, स्वरोजगार मिल रहा है। बांस से जुड़े कानून में बदलाव का बहुत अधिक लाभ त्रिपुरा को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में मंगलवार को कहा कि मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले और मुझे अभी ऐसे कुछ लाभार्थी किसानों से बातचीत करने का मौका मिला। उनका आत्मविश्वास, उनकी उत्साह वाकई देखने जैसा था। मणिपुर के 6 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। ये सब आपके एक वोट की ताकत है, जिसकी वजह से मणिपुर के 6 लाख परिवारों को पीएम गरीब कल्याण योजना का मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है उसका भी बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। आज भारत अपनी जरूरत पूरी करने के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करता है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये पैसे भारत के किसानों को मिले, भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हमारे प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार ने जो ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है उसका भी बड़ा लाभ नॉर्थ ईस्ट को होगा। आज भारत अपनी जरूरत पूरा करने के लिए विदेशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करता है। इस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये पैसे भारत के किसानों को मिले, भारत खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हमारे प्रयास जारी है। 11,000 करोड़ रुपए के इस ऑयल पाम मिशन से किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी और ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में होने वाला है। यहां मणिपुर में भी इस पर तेजी से काम हो रहा है। ऑयल पाम लगाने के लिए, नई मिलें लगाने के लिए सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है।
और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि उत्तराखंड में अब किसानों के साथ पशुपालकों के द्वार पर ही पशुओं के उपचार की सुविधा मिलेगी। पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन से किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इसी दिशा में केंद्र ने उत्तराखंड के लिए 60 मोबाइल क्लिनिक एम्बुलेंस को मंजूरी दी है। खेती के साथ ही पशुपालन प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ब्याज रहित पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मंगलवार को राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कालसी में केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय वित्त पोषित 19.63 करोड़ की लागत से बनी योजनाओं का लोकार्पण किया, जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला, जैव भ्रूण प्रौद्योगिकी छात्रावास और सचल भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला वाहन शामिल है। साथ ही 4.92 करोड़ की लागत से बनने वाले स्वचालित मिल्क पार्लर, शिशु गोवंश बाड़ा, भूसा गोदाम, पशुओं के लिए पेयजल टैंक, पेयजल लाइन और कृषक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शरबती गेहूं मध्य प्रदेश की पहचान है, इसका क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास हों। मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं को प्राथमिकता के साथ शुरू कराएं। समीक्षा बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने भंडारण, प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचा विकास के लिए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है, इसका संचालन ठीक ढंग से हो। उन्होंने वर्ष 2022 के विभागीय विजन की जानकारी ली। उन्होंने फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा देने, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज को बढ़ावा, कृषि निर्यात को बढ़ावा और कृषि में आधुनिक तकनीकी का उपयोग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कृषि निर्यात के लिए मिशन मोड में जुट जाएं। उत्तराखंड में इस बार मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। लंबे समय बाद इस बार ऊंचाई क्षेत्रों में हिमपात होने के साथ निचले इलाकों में रिमझिम बारिश की भी शुरुआत हो चुकी है। दिन में आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर बाद बादलों और बूंदाबांदी के बीच उत्तरकाशी में ठंड बढ़ गई। निचले इलाकों में ठंड के असर से बचने के लिए लोग सुबह से ही अलाव का सहारा लेते दिखे। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के अनुसार पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी की सूचना थी। उत्तरकाशी सहित डुंडा, बटवाड़ी, पुरोला, मोरी आदि जगहों पर बूंदाबांदी होने से ठंड में बढ़ोतरी हो गई और जनजीवन खासा प्रभावित हो गया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर बाद हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। इसके कारण रात के समय में और अधिक तापमान गिरने की संभावना है। साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी भी हो सकती है। इस बार देरी से हो रही बर्फबारी और बारिश न होने से पहाड़ पूरी तरह से कोरी ठंड के आगोश में थे। यही नहीं, समय से बारिश और बर्फबारी न होने से किसानों को चारे की भी दिक्कत हो रही थी। इससे क्षेत्र में पशुपालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गेहूं की फसल और सेब, बागवानी फलों के लिए भी इस बार का मौसम नुकसानदायक रहा, क्योंकि सेब की फसल के लिए 90 दिन से अधिक तक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इसकी वजह से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। खासकर अधिकतम तापमान में कमी आई तो वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। कश्मीर संभाग में गुलमर्ग, पहलगाम समेत ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। सोमवार रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई गई है। बर्फबारी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे फिसलन वाले क्षेत्रों में ना जाएं। मौसम विभाग ने आज से लेकर 8 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड के चोपटा इलाके में भी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 48 घंटे के दौरान बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, सिरमौर तथा मंडी जिले शामिल हैं और इन इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। और अब आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे किसान से जो जुटे हैं पारंपरिक फसलों के देसी बीजों को संरक्षित कर रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के बीजापुरी गांव के सेवकराम मरावी पारंपरिक फसलों के देसी बीज संरक्षित कर रहे हैं। उनके पास धान की करीब 56 किस्मों के बीज हैं। इसी प्रकार कोदो के भी अनेक प्रकार के बीज सेवकराम के पास उपलब्ध हैं। यही नहीं, पारंपरिक देसी सब्जियों और मसालों के मूल बीज भी सेवकराम के खजाने में मौजूद हैं। देसी फसलों के प्रति जागरूक किसान सेवकराम को इन बीजों के औषधीय गुणों की भी जानकारी है। उनके मुताबिक डायबिटीज, एनीमिया, रक्तचाप और शारीरिक कमजोरी का इलाज इन पारंपरिक देसी खाद्य बीजों में छुपा है। इन देसी बीजों को मैंने संरक्षण करने का काम शुरू किया। सेवकराम अनूपपुर जिले के बीजापुरी गांव में रहकर अपना काम पूरी लगन से कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ने उन्हें 1.5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई है, जहां सेवकराम देसी बीजों का उत्पादन कर किसानों को मुफ्त बीज उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हाइब्रिड बीजों के स्थान पर देसी बीजों की खेती को प्रोत्साहित करते हैं। चर्चा में आए कि हमें देसी बीज का हम कैसे संरक्षण किया जाए, और संरक्षण के दौरान उन्हें एक समिति बनाई, और समिति बनाने के माध्यम से एक यहाँ पर एक बीज बैंक के नाम से यहाँ पर रखा जाए, जिससे लोगों को जानकारी मिले कि हम एक जो लुप्त हो रहे हैं बीज उनको सुरक्षित किया जाए। इस पर काम कर रहे हैं। अभी बीज संरक्षण के लिए मैंने ग्राम पंचायत से 1.5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया है, और यहाँ पर उपलब्ध कराने के बाद अब वहाँ अगले साल से आने वाले समय से संरक्षण बीज के लिए उत्पादन करवाएंगे वहाँ और सुरक्षित कराएंगे। पारंपरिक फसलों के देसी बीजों से अवगत करा रहे सेवकराम इलाके के किसानों को इन बीजों के लाभ और औषधीय गुणों से अवगत कराने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आधुनिक खेती के इस दौर में उम्मीद है कि सेवकराम की पहल किसानों को नवाचार के लिए प्रेरित करेगी। अनूपपुर से अजीत मिश्रा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में अनाज का भाव क्या है। उच्च प्रोटीन के कारण दालें विश्व की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल हैं। दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। भारत में दालें सभी वर्ग के व्यक्तियों के खाने का मुख्य हिस्सा हैं। दालों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उपलब्ध होता है। भारत में बड़े पैमाने पर दालों की खेती की जाती है और बड़े भाग के तौर पर भारत दालों का निर्यात भी करता है। यही वजह है कि भारत को विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और निर्यातक कहा जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 2116 करोड़ रुपए और 284 मिलियन अमेरिकी डॉलर कीमत की 2,96,169 मीट्रिक टन दालों का विश्व भर को निर्यात किया गया है। वहीं साल 2021 के दौरान देश में हुए दालों के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल अक्टूबर महीने में दलहन के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 833 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 1,82,480 टन दालों का निर्यात हुआ है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,81,647 टन रहा था। आपको बता दें कि भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया में करता है। वहीं बात दलहन की कुल पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तूर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तूर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसकी वजह से दालों की खुदरा कीमतों में जून 2021 से पिछले 5 महीनों में काफी हद तक स्थिरता आ रही है। आज की तारीख में चना, अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में पिछले साल की तुलना में या तो गिरावट आई है या स्थिर बनी हुई है। दालों की खुदरा कीमतों में स्थिरता लाने के लिए सरकार की ओर से पहले से किए गए सक्रिय उपायों के कारण संभव हो पाया है, जैसे कि अरहर, उड़द और मूंग के आयात को 15 मई 2021 से मुक्त श्रेणी तक सीमित करना, ताकि सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित किया जा सके। तूर और उड़द के लिए मुक्त अवस्था का विस्तार किया गया। लदान बिल की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है और सीमा शुल्क निकासी के लिए ये 31 जनवरी 2022 है। यही वजह है कि देश में पिछले साल के मुकाबले अरहर, उड़द और मूंग के आयात में इजाफा हुआ है। दालों के कुल आयात पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में साल 2020-21 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान दालों का कुल आयात 13,87,913 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान दालों का कुल आयात 1,23,234 मीट्रिक टन बढ़कर 15,11,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। वहीं अरहर की आयात साल 2021-22 के दौरान 4,27,796 का हुआ है, जो बीते साल 1,71,125 टन था। उड़द का आयात 3 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल 2,25,548 टन था। मूंग का आयात इस साल 1,36,007 टन का हुआ है, जो साल 2020-21 के दौरान 22,051 टन का हुआ था। मसूर का आयात साल 2021-22 में 4 लाख टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल 8,33,315 टन रहा था। आखिर में बात चने की, साल 2021-22 में चने का आयात 1,31,327 टन का हुआ है, जो बीते साल 1,35,874 टन का रहा था। और खेती किसानी की खबरों के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर, यानी हमारा सेगमेंट खास खबर। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके तहत शनिवार और रविवार को दिल्ली पूरी तरह बंद रहेगी। दिल्ली में बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बसों और मेट्रो में बिना मास्क के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए कई नए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कक्षा 10वीं तक के सभी शासकीय व निजी विद्यालयों में मकर संक्रांति तक अवकाश घोषित करने और इस अवधि में छात्रों का टीकाकरण करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में 6 जनवरी से रात्रि कर्फ्यू और 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहने वाला है। कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। अगले 2 सप्ताह के लिए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताह के अंत में कर्फ्यू होगा। साथ ही नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। पब, क्लब, रेस्तरां, बार, होटल, सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये कर्फ्यू बृहस्पतिवार से शुरू होगा और 21 जनवरी तक लागू रहेगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिम, पार्क, मॉल, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, तरणताल और स्टेडियम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सभी दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। गलवान पर चीन के दुष्प्रचार का भारत ने करारा जवाब दिया है। चीनी सैनिकों के झंडा फहराने वाले वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय जवानों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इसमें नए साल के मौके पर भारतीय जवान गलवान में तिरंगा झंडा फहराते नजर आ रहे हैं। तिरंगे के साथ भारतीय सैनिकों की तस्वीर आने से चीन के झूठ की पोल खुल गई है। सीबीआई ने मीडिया में आई उन खबरों को खारिज किया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीबीआई को एनएचआरसी से प्राप्त बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के 21 मामलों में कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई ने कहा है कि यह खबर तथ्य से परे, घोर भ्रामक और पूरी तरह से गलत है। सीबीआई के मुताबिक 10 मामलों में चार्जशीट हो गई है, जबकि शेष मामले प्रगति पर हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एम. त्रिमूर्ति ने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। भारत ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में आतंक रोधी समिति की भूमिका को और बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी रहे। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई सबकाल का मंगलवार को पुणे में निधन हो गया। 74 वर्षीय सबकाल ने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। माई के रूप में लोकप्रिय सबकाल ने पुणे के हडपसर के पास अनाथालय सन्मति बाल निकेतन संस्था की स्थापना की थी। सबकाल ने 1000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया और सामाजिक सेवा के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सीमा सड़क संगठन ने बताया कि लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले जोजिला पर्वतीय दर्रे को 31 दिसंबर के बाद भी पहली बार खुला रखा जाएगा। दरअसल पिछले साल 31 दिसंबर तक दर्रे को खुला रखा गया था और उसके बाद दर्रे को तब खोला गया जब सर्दी का मौसम समाप्त हो गया था। बीआरओ ने कहा कि उसने बर्फ हटाने वाली कुछ मशीनें और उपकरणों के उपयोग से ही उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन पर साफ सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण करने के साथ साथ उसके विकास से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे देश भर में हाथियों को रेलवे लाइनों से दूर रखने के लिए मधुमक्खी योजना लागू कर रहा है। भारत में घरेलू क्रिकेट सत्र पर एक बार फिर कोरोना महामारी का असर पड़ा है। बीसीसीआई ने देश में बढ़ते कोरोना मामलों के कारण रणजी ट्रॉफी और कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी समेत प्रमुख टूर्नामेंट स्थगित करने का फैसला किया। फरवरी में होने वाली सीनियर महिला टी20 लीग को भी स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में बंगाल टीम में कोरोना संक्रमण के 6 मामले आए थे, जिनमें 5 खिलाड़ी थे। मुंबई के शिवम दुबे भी पॉजिटिव पाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।